And more breaking news coming in. The Union Cabinet has approved President's rule in Puducherry. That's the latest details coming in. So, President's rule in Bengal. Tell me what you think. कि 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। पर इसका मतलब क्या होता है, ये कब और क्यों लगता है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। भारत में 2024 तक टोटल 134 बार प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज किया गया है। प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में डिटेल में जानने से पहले थोड़ा समझते हैं हमारे भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर को, जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल का जिक्र किया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं जो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। संविधान का हर पार्ट अलग अलग टॉपिक्स और लॉज को कवर करता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस एट्सेट्रा। जहाँ तक प्रेसिडेंट्स रूल का सवाल है, ये आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया है, जो तब लगाया जा सकता है जब किसी राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल नहीं पाती या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका पूरा प्रोसेस समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल को समझने के लिए पार्ट 5 और पार्ट 18 को समझना बहुत ज़रूरी है। इन दोनों पार्ट्स का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, जो देश के गवर्नेंस और इमरजेंसी प्रोविजंस को डिफाइन करते हैं। पार्ट 5 डील करता है यूनियन गवर्नमेंट के साथ, और ये आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक कवर करता है। आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78 डिफाइन करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव को। यहाँ पर यूनियन एग्जीक्यूटिव से मतलब है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 भारत के प्रेसिडेंट के ऑफिस को स्टैब्लिश करता है। इस आर्टिकल में एक सिंपल और क्लियर स्टेटमेंट दिया गया है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल पार्ट 5 की शुरुआत करता है। आर्टिकल 52 सिर्फ ये बताता है कि देश में एक प्रेसिडेंट होगा, लेकिन इसके पावर्स, फंक्शंस या इलेक्शन प्रोसेस के डिटेल ये आर्टिकल नहीं देता। ये सारी चीज़ें आगे के आर्टिकल्स में स्पेसिफिकली आर्टिकल 53 टू आर्टिकल 78 तक दी गई है। आर्टिकल 52 एक डेक्लेरेटरी प्रोविज़न है जो ये एस्टैब्लिश करता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का एक ज़रूरी हिस्सा है। प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट होते हैं और देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 123 डिफाइन करते हैं पार्लियामेंट और इसकी पावर्स को। भारत की पार्लियामेंट, जो संसद भी कहलाती है, 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मिलकर बनी होती है: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122 बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 123 एक्सक्लूसिवली बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और इसके पावर्स के बारे में, एंड आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन करते हैं। पार्ट 5 का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कैसे हमारी केंद्र सरकार काम करती है और कौन से पावर्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। वहीं पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की, और आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक कवर करता है। संविधान के मुताबिक 3 तरीके की इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है: नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। प्रेसिडेंट्स रूल को समझने के लिए ज़रूरी है आर्टिकल 355 को समझना,
जो कहता है कि केंद्र सरकार का ये फर्ज है कि वो स्टेट्स में शांति और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखे और हर राज्य की सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने में मदद करे। यानी अगर किसी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस होता है या राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाती तो केंद्र को स्टेप लेने पड़ते हैं। इट मीन्स आर्टिकल 356 को इम्पोज करने के बारे में सोचा जा सकता है। आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट्स रूल 2 ग्राउंड पर प्रोक्लेम किया जा सकता है। पहला खुद आर्टिकल 356 में मेंशन है और दूसरा आर्टिकल 365 में। दोनों ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रोविजंस हैं जो प्रेसिडेंट्स रूल को स्टैब्लिश करते हैं। आर्टिकल 356 तब अप्लाई होता है जब प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सरकार नहीं चल रही है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। आर्टिकल 365 जो पार्ट 19 के अंडर आता है, इसमें अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नेसेसरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट मान सकती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही और इस बेसिस पर भी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर सकते हैं अगर उन्हें स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मिलती है या फिर वो खुद कन्विंस या सेटिस्फाइड होते हैं कि स्टेट की सिचुएशन ऐसी है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्नेंस नहीं चला सकती। 20 जून 1951 को पंजाब में प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज करके आर्टिकल 356 का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो गवर्नर अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करता है। ये रिपोर्ट कहती है कि स्टेट में सरकार चलाना मुश्किल हो गया है, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट पर ही डिपेंड नहीं करते, वो दूसरे सोर्सेज से आई हुई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर भी एक्ट कर सकते हैं बिना गवर्नर की रिपोर्ट का वेट किए। रिपोर्ट एंड दूसरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को कंसिडर करने के बाद प्रेसिडेंट स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। इस प्रोक्लेमेशन के बाद स्टेट की सरकार सस्पेंड हो जाती है और स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोक्लेमेशन इशू होने के 2 महीने के अंदर इसे दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट किया जाता है। प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करने के लिए लोकसभा में सिंपल मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। यही प्रोसीजर राज्यसभा में भी अप्लाई होता है जिसमें सिंपल मेजॉरिटी के साथ अप्रूवल दिया जाता है। जब दोनों हाउसेज से अप्रूवल मिल जाता है तो प्रेसिडेंट्स रूल 6 महीने तक इफेक्ट में रह सकता है। इसे मैक्सिमम 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। लेकिन 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है जो प्रेसिडेंट की पावर को लिमिट करते हुए डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए 2 कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। पहला, भारत या किसी स्टेट या स्टेट के किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी फोर्स में हो, और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि स्टेट में जनरल इलेक्शन नहीं हो सकते। प्रेसिडेंट कभी भी अपने आदेश या प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर सकते हैं बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के। जैसे ही रिवोक किया जाता है, स्टेट की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो दोबारा अपना काम शुरू कर सकती है और अपने ऑफिस में वापस आ सकती है। 1970 से 1980 के दशक को भारत की डेमोक्रेसी और फेडरल स्ट्रक्चर के लिए एक चैलेंजिंग और बुरा टाइम माना जाता है। इस दौरान पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर का काफ़ी मिसयूज़ किया था, स्पेशली प्रेसिडेंट्स रूल के थ्रू। 1970 से 1990 तक इन 20 सालों में भारत में लगभग 63 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। 1975 से 1977 तक जब इंदिरा गांधी ने नेशन वाइड इमरजेंसी लगाई थी, उसी दौरान 1975 में ही 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जाता है। ये एक्ट कहता है कि अगर प्रेसिडेंट ने कोई प्रोक्लेमेशन लगाया, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या प्रेसिडेंट्स रूल, तो उस प्रोक्लेमेशन को किसी भी कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं ले जाया जा सकता। इसका मतलब ये था कि आर्टिकल 356 क्लॉज 1 के अंडर
सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को किसी भी ग्राउंड में कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिलने का मतलब था कि प्रेसिडेंट के डिसीजंस एब्सोल्यूट हो गए थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ये डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को डायरेक्टली वायलेट कर रहा था। इस डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि हर एक ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपनी पावर्स को बैलेंस करे और एक दूसरे को चेक करे ताकि कोई भी ऑर्गन अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन 38th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट की पावर को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया गया कि उस पर ना कोई रिव्यू हो सकता था और ना ही उन्हें चैलेंज किया जा सकता था। हालांकि ये सिचुएशन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ठीक की गई, जब 38th अमेंडमेंट एक्ट के इस प्रोविज़न को हटाया गया और जुडिशरी का रोल दोबारा स्टैब्लिश किया गया। इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट्स रूल का एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल शुरू हो गया। 1977 में जब जनता पार्टी सेंटर में आई तो कई कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में प्रेसिडेंट्स रूल लगाया गया। ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए प्रेसिडेंट्स रूल का इस्तेमाल किया गया। जब 1980 में इंदिरा गांधी वापस पावर में आई, उन्होंने भी यही किया। कांग्रेस के कंट्रोल में नहीं आए हुए स्टेट्स पर प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर दिया गया ताकि सेंटर की पावर को मजबूत किया जा सके। इस प्रक्रिया ने इंडियन फेडरलिज्म को वीकन कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स को एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को बार बार डिसमिस किया गया। स्टेट्स में जो भी ऑपोजिशन की सरकार थी, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेशर में चलना पड़ता था, वरना प्रेसिडेंट्स रूल का डर बना रहता था। 1983 में सेंटर स्टेट रिलेशंस को स्टडी करने के लिए सरकारिया कमीशन का गठन किया जाता है। स्पेशली प्रेसिडेंट्स रूल के कॉन्टेक्स्ट में सरकारिया कमीशन ने रेकमेंड किया कि आर्टिकल 356 को बहुत ज़्यादा कॉशियसली और रेयर सर्कमस्टांसिस में ही यूज़ करना चाहिए। जब हमारे संविधान में आर्टिकल 356 को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसका असली इंटेंशन ये था कि ये एक डेड लेटर बन के रहे, यानी कभी इस्तेमाल ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा और धीरे धीरे प्रेसिडेंट्स रूल स्टेट्स के लिए एक डेडली वेपन बन गया। इसका मिसयूज कई बार देखा गया, खासकर पॉलिटिकल रीजंस के लिए। कई गवर्नमेंट्स ने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल अपनी पार्टी की स्टेट सरकार को गिराने के लिए या ऑपोजिशन की स्टेट सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया। 1960s से लेकर 1980s तक कई बार ये प्रोविज़न मिसयूज़ किया गया, जिसमें गवर्नर की बायस्ड रिपोर्ट्स के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। साल था 1988, जब एसआर बोम्मई कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, जो जनता दल गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे। लेकिन 21 अप्रैल 1989 को उनकी सरकार को आर्टिकल 356 के तहत डिसमिस कर दिया गया और वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया। ये तब काफ़ी कॉमन ट्रेंड था कि जब भी सेंटर में रूलिंग पार्टी को ऑपोजिशन स्टेट पसंद नहीं आते तो वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया जाता था। बॉम्बे गवर्नमेंट को डिसमिस करने का रीज़न ये दिया गया कि उनकी सरकार ने असेंबली में मेजॉरिटी खो दी है। उस वक्त कर्नाटका में काफ़ी लार्ज स्केल डिफेक्शन हो रहे थे, जिसमें कई पार्टी लीडर्स दूसरी पार्टीज़ में जा रहे थे और ये कहा गया कि बॉम्बे के पास अब मेजॉरिटी नहीं रही। लेकिन ये डिफेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा था, जिसमें बॉम्बे की सरकार को वीक किया गया। कर्नाटका के गवर्नर ने इस सिचुएशन को काफ़ी क्रिटिकल बनाया। जब बॉम्बे ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि उन्हें असेंबली में अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने का मौका दिया जाए, तो गवर्नर ने उनकी बात नहीं मानी। बॉम्बे ने गवर्नर को जनता दल लेजिस्लेचर पार्टी के द्वारा पास की गई रेजोल्यूशन भी दिखाई थी, जिसमें क्लियर लिखा था कि उनके पास अब भी मेजॉरिटी है। लेकिन गवर्नर ने बॉम्बे को असेंबली में फ्लोर टेस्ट करने का कोई मौका नहीं दिया और डायरेक्टली उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया। बॉम्बे ने अपनी सरकार के डिसमिस को चैलेंज करते हुए सबसे पहले कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। उनका यह आर्ग्यूमेंट था कि उन्हें फ्लोर टेस्ट करने का मौका नहीं दिया गया और गवर्नर ने बिना कोई वैलिड रीज़न के उनकी सरकार को गिरा दिया। बॉम्बे चाहते थे कि उन्हें असेंबली में अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने का चांस मिले, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर का फैसला फाइनल है
और कोर्ट के पास इतने पावर्स नहीं हैं कि वो प्रेसिडेंट्स रूल के फैसले का जुडिशियल रिव्यू कर सके। ये वो वक्त था जब जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली क्लैरिफाई नहीं हुआ था। कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले के बाद एसआर बोम्मई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री का एक लैंडमार्क केस हमारे सामने आता है, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ले डाउन किए जो आज भी प्रेसिडेंट्स रूल के एक्सरसाइज को रेगुलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया कि भारत में कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग राज्य और केंद्र में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरकार होती है। यह संविधान के मुताबिक अलाउड है और बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर केंद्र में नई सरकार आई है तो ये ऑटोमेटिकली उन स्टेट्स की असेंबलीज को डिसॉल्व कर दे जहां डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट चल रही हो। आर्टिकल 356 का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब ये दिखाया जा सके कि राज्य सरकार संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक सही तरीके से काम नहीं कर रही। सिर्फ ये रीज़न कि एक नई पार्टी केंद्र में आई है, चाहे उसके पास कितनी भी मेजॉरिटी हो, ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो उन राज्य सरकारों को हटा दे जो ऑपोजिशन पार्टी के अंडर है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इस वजह से प्रेसिडेंट्स रूल लगाती है कि वहाँ डिफरेंट आइडियोलॉजी वाली सरकार है, तो ये क्लियरली मैलाफाइड यानी गलत नीयत से किया गया काम माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को भी हाईलाइट करते हुए कहा कि हम इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं जो पार्ट 18 में दिए गए हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इनके मॉडल कुछ हद तक पुराने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर बेस्ड है, लेकिन ये दोनों प्रोविजंस काफ़ी अलग कंडीशंस में काम करते हैं और इन्हें एक दूसरे से कंपेयर करना सही नहीं होगा। और प्रेसिडेंट की पावर कंडीशनड पावर है, यानी ये एब्सोल्यूट नहीं है। और सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर एसआर बोम्मई केस की लैंडमार्क जजमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस को रीस्टोर करती है। एसआर बोम्मई केस के बाद प्रेसिडेंट्स रूल के मिसयूज को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बन गया। इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह एस्टैब्लिश किया कि राष्ट्रपति शासन का डिसीजन जुडिशियल रिव्यू के लिए खुला रहेगा और अगर मिसयूज होता है तो कोर्ट्स उसे रिवोक या कैंसिल भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंस्टेंसेस में हुआ भी जब कोर्ट्स ने प्रेसिडेंट्स रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और रिवोक किया। 2005 का बिहार केस, जहां नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रेकमेंड किया कि असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए और प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाए। गवर्नर की रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया, लेकिन इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोर्ट ने ये पाया कि गवर्नर की रिपोर्ट बायस थी और ये पूरी तरह से मैलाफाइड थी। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर की रिकमेंडेशन को गलत माना और प्रेसिडेंट्स रूल को रिवोक कर दिया, ये कहते हुए कि असेंबली को वापस बुलाया जाए। 2016 में अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला लिया था और इस डिसीजन को गुवाहाटी हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू के अंडर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये डिसीजन गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट्स रूल का यूज़ ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, इसीलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस केस में भी राष्ट्रपति शासन को कोर्ट ने रिवोक कर दिया। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जिसमें डाइवर्स पॉपुलेशन और अलग अलग ओपिनियंस हैं। ये ज़रूरी है कि कोई भी गवर्नमेंट या लीडर अपनी मर्जी से लॉ या पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट ना करे जो कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के खिलाफ हो। अगर एक इंस्टीट्यूशन अनलिमिटेड पावर ले ले तो उसका मिसयूज़ पॉसिबल हो सकता है। चेक्स एंड बैलेंस इंश्योर करते हैं कि हर इंस्टीट्यूशन दूसरों के एक्शंस को मॉनिटर कर सके। हर इंस्टीट्यूशन को आंसरेबल होना पड़ता है। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव कोई गलत डिसीजन ले तो जुडिशरी उस डिसीजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है।